चलो हम लोग अल्टरनेटर चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये हम लोग की कॉपी वाली थ्योरी हो गई। ठीक है, जो हम लोग की कॉपी में थ्योरी है ये कौटिल्य सर वाली थ्योरी नहीं है। कौटिल्य सर वाली थ्योरी की वीडियो तुमको दूसरी मिलेंगी। ठीक है, टॉपिक है हमारा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर, यानी कि प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर। प्रत्यावर्तक का मतलब हो गया एसी, यानी कि एसी जनरेटर। हिंदी में एसी को क्या कहते हो? प्रत्यावर्तक। और जनरेटर को यानी अल्टरनेटर। यानी कुल मिला के क्या है कि अल्टरनेटर जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा अल्टरनेटर है उसको हम लोग एसी जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जनरेटर का काम क्या होता है? हम लोगों ने भी डीसी जनरेटर पढ़ा बहुत अच्छे से। जनरेटर का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम होता है? जनरेटर का काम होता है। तो यहाँ भी एसी, यहाँ पे वो हमने पढ़ा डीसी जनरेटर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो डीसी प्रकार की वैद्युत ऊर्जा मिलती थी। एसी जनरेटर में क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। यानी कि यहाँ पे भी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाएगा? यहाँ पे भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, लेकिन वो विद्युत जो हमको प्राप्त होगी वो कैसी होगी? एसी प्रकार की विद्युत होगी। लेकिन डीसी जनरेटर में हमें जो विद्युत प्राप्त होती थी वो किस प्रकार की होती थी? डीसी प्रकार की होती थी। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर बोला जाता है। तो अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर। ठीक है, तो जो चीज़ तुमको बताई ऊपर वो चीज़ इसमें लिखी हुई है। यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन हमारी अल्टरनेटर कहलाती है या फिर एसी जनरेटर कहलाती है। अब ये किस सिद्धांत पे काम करती है? ये हमारी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो अधिकतर जितनी मोटरें हैं हमारी सब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करती हैं। जितनी भी मोटरें हैं, मशीन चैप्टर जितना भी है, ठीक है, सब किस पे होती हैं? सब हमारी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करती हैं। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है इसका कि यह जो है हमारा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम मालूम ही है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। और बीच में हमारा क्या है? एक रोटर है। क्या है? रोटर है मान लो। ठीक है, या फिर चालक मान लो इसको, चालक मान लो या फिर रोटर मान लो, बात एक ही, क्योंकि रोटर, रोटर बोलो चाहे आर्मेचर बोलो, बात एक है। और चाहे चालक यानी कि घूमता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, साउथ पोल की ओर जाएंगी, मतलब देखो ऐसे जा रही हैं। अब ये चालक काम कर, ये जो रोटर है क्या काम करेगा? ऐसे से घूमेगा मान लो, ऐसे इस तरफ घूमेगा तो ये चुंबकीय बल रेखा को क्या करेगा? काटेगा, तो जिससे कि विद्युत उत्पन्न होती है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पीछे। तो कुल मिला के यही चीज़ लिखा हुआ है कि पहली बात तो जो अल्टरनेटर होता है यानी एसी जनरेटर जो होता है, ठीक है, वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखो एसी जनरेटर बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एसी जनरेटर को बनाने के लिए हमको कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं चीज़ों की। तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? पहली बात तो एक तो हमारा होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। क्या होना चाहिए? हमारा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। और चुंबकीय क्षेत्र किस में होता है? चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है रोटर में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा किस में होता है? रोटर में। एक दूसरा क्या होना चाहिए? हमारा आर्मेचर होना चाहिए। इसके बाद स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है और कार्बन ब्रश की आवश्यकता होती है। और किसकी आवश्यकता होती है? यांत्रिक ऊर्जा की। मेन चीज़ हमारी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये यांत्रिक ऊर्जा को ही किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखो अल्टरनेटर के भाग के बारे में पढ़ते हैं। अल्टरनेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ठीक है, अल्टरनेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। बॉडी यानी कि यॉक, बॉडी यानी कि यॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी का काम क्या होता है? बॉडी क्या है कि अल्टरनेटर की जो बॉडी होती है
यानी कि जो यॉक होती है वो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अब ये सब चीज़ तो पता है, ये बड़ी बॉडी किसकी बनी होती है, छोटी बॉडी किसकी बनी होती है, ठीक है। तो अल्टरनेटर की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। बॉडी का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, मशीन को सुरक्षा प्रदान करना और चुंबकीय क्षेत्र के लिए पथ प्रदान करना, ठीक है। ये लाइन जरूर याद रखना कि बॉडी और याक का काम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए पथ प्रदान करना, मतलब कि रास्ता प्रदान करना। और ये सब चीज़ हम तुमको डिटेल में डीसी मशीन में बता चुके हैं किस तरह से रास्ता प्रदान करता था, ठीक है। तो बॉडी का काम मालूम हो गया कि बॉडी का काम क्या क्या है, कि मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए पथ प्रदान करता है, कौन, बॉडी। इसके बाद दूसरी की बात हम करते हैं, स्टेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, स्टेटर की बात करते हैं। स्टेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोर होती है। स्टेटर में क्या होती है, आर्मेचर की कोर होती है। कोर का मतलब चालक तारे। कोर का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब होता है हमारी चालक तारे, ठीक है। तो स्टेटर क्या होता है कि इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोर होती है। स्टेटर क्या होता है कि इसमें जो है मुख्यतः आर्मेचर कोर होती है, जो कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बनाई जाती है। जो कि किसकी बनाई जाती है, जो कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बनाई जाती है, ठीक है। तो स्टेटर जो होता है, ठीक है, स्टेटर में मुख्यतः क्या होता है, स्टेटर में हमारी आर्मेचर कोर होती है, आर्मेचर की तारें होती हैं, ठीक है। और सिलिकॉन स्टील की लेमिनेट, और ये जो आर्मेचर तार होता है ये किसका बना होता है, जो स्टेटर होता है, स्टेटर जो होता है हमारा वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बनाया जाता है। स्टेटर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बनाया जाता है, ठीक है। और जो लेमिनेटेड किया जाता है तो वो लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, 0.53 से 0.5 mm तक होती है। कितनी होती है, 0.3 से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। तो आर्मेचर की जो मोटाई होती है वो 0.3 से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। इसमें देखो हमारे स्लॉट होते हैं, ठीक है। स्टेटर में क्या बनाए जाते हैं, हमारे स्लॉट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, स्लॉट, ठीक है। तो आर्मेचर में हमारे स्लॉट बनाए जाते हैं। तो जो स्लॉट होते हैं ना उसी में हम क्या स्थापित करते हैं, उसी में हम लोग वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। देखा होगा स्लॉट ऐसे करके होते हैं, मशीन होती है इसमें देखो ऐसे ऐसे गोला करके बने होते हैं, ठीक है। गोल गोल करके स्लॉट हमने बताए थे, तो स्लॉट बने होते हैं। तो स्लॉट में क्या होता है, स्लॉट में ही वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और ये स्लॉट होते हमारे कैसे होते हैं, ये होता है ओपन स्लॉट होता है, एक सेमी क्लोज होता है, एक अर्ध खुला होता है, ठीक है। ओपन मतलब खुला, इसके बाद सेमी क्लोज मतलब अर्ध खुला। इस प्रकार के चार बताए थे हमने, ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी होती है, ये जो स्लॉट होते हैं ना, जो खांचे होते हैं मतलब गड्ढे होते हैं एक तरह से ऐसे ऐसे, इसी के हम लोग बाइंडिंग लपेटते हैं, ऐसे करके बाइंडिंग करके इसी के अंदर डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होता है कि इसमें पूछा ही जाता है कि सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेटेड पत्ती होती है वो क्या होती है, वो कितने एम की बनाई जाती है, कहीं कहीं लिखा होता है 0.35 से 0.5 mm। ये भी राइट हमारा 0.35 से 0.5 mm तक होती है, ठीक है, मोटाई लेमिनेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी इसमें। अब देखो बात करते हैं हम लोग रोटर की। रोटर की बात करो, ठीक है। रोटर बोलो या फिर बोलो चुंबकीय क्षेत्र, या फिर क्या बोलो, रोटर को चुंबकीय क्षेत्र बोल लो। क्यों, क्योंकि क्षेत्र का अल्टरनेटर में क्षेत्र की अगर बात होगी, क्षेत्र का जितना भी काम है वो किस में होता है, रोटर में होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी बात होगी वो किसके अंदर होगी, हमारी रोटर के अंदर होगी। तो रोटर बोल लो चाहे चुंबकीय क्षेत्र बोल लो, ठीक है। रोटर बोल लो चाहे चुंबकीय क्षेत्र बोल लो। कहीं भी क्वेश्चन में अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है तो उसको दिमाग में क्या लिखोगे, रोटर। कहीं पे भी अगर चुंबकीय क्षेत्र लिखा है दिमाग में तुरंत आना चाहिए रोटर, ठीक है। तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है, ठीक है। अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग जो होता है वो हमारा रोटर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। जो रोटर है ये रोटर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा सेलिएंट पोल टाइप रोटर। एक क्या होता है, पहला होता है सेलिएंट पोल टाइप रोटर,
और दूसरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर, ठीक है। तो अब देखो जो सैलिएंट होता है वो कैसा होता है, लंबवत होता है। सैलिएंट जो होता है वो कैसा होता है हमारा, ठीक है, जो सैलिएंट होता है वो हमारा होता है लंबवत, ठीक है, जो सैलिएंट होता है वो कैसा होता है हमारा, ठीक है, सॉरी लंबवत बता रहे हैं तुमको, ठीक है, समनत होता है, समनत टाइप का होता है, लंबवत नहीं लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है समनत टाइप का, ठीक है, दूसरा नाम है इसका। तो सैलिएंट पोल टाइप रोटर को हम लोग समनत टाइप भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब कि बेलनाकार टाइप, ठीक है। तो रोटर हमारा कितने प्रकार का होता है, रोटर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर और दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार टाइप रोटर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं जरा सैलिएंट पोल टाइप रोटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, सैलिएंट पोल रोटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से होते हैं, ठीक है। तो देखो सैलिएंट पोल टाइप रोटर जो होता है, तो इस प्रकार के जो रोटर होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो रोटर होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार के जो रोटर की होती है जो अच्छी है, ये अच्छी नहीं लिखी है, ठीक है, अच्छी नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी है ये लिखा हुआ, ठीक है, ये अच्छी नहीं है, ये लिखा है अच्छी लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार के रोटर की जो अच्छी लंबाई है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इस प्रकार की रोटर की जो अच्छी लंबाई है कम होती है, परंतु व्यास क्या होता है, अधिक होता है, परंतु व्यास क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार के रोटर की जो अच्छी लंबाई होती है कम होता है लेकिन व्यास अधिक होता है, मतलब जैसे कि ये हमारा रोटर है, ठीक है, ये इस प्रकार का रोटर होता है, ये ऐसे बना लेते हैं, ये देखो ये जो दूरी है ना x, इसी को बोलते हैं अच्छी लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, अच्छी लंबाई, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तुमको बता देते हैं, रोटर हमारा दो प्रकार का, एक होता है सैलिएंट और एक होता है सिलेंड्रिकल। तो जो सिलेंड्रिकल होता है वो बेलनाकार होता है, जो सिलेंड्रिकल होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार, मतलब इस टाइप का होता है, ठीक है। और जो सैलिएंट पोल रोटर रोटर था वो क्या होता है, बड़ा होता है इसी प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार का रोटर होता है ये ऐसे। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा मेरी बात को समझना, इस फिगर को देखो, चाहे इसको कॉपी में बना लेना, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा कौन सा बना है, सिलेंड्रिकल बना है, नहीं बेलनाकार, बेलनाकार बना है तो इसका लंबाई क्या है, ज़्यादा है, इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा। और जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा, यानी कि व्यास मान लो, व्यास बोलो चाहे त्रिज्या, तो जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कम होती है, जो त्रिज्या होती है वो कम होती है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। इसमें क्या होगा, इसमें जो लंबाई है वो क्या होती है, कम होती है, और जो त्रिज्या है वो क्या है, ज़्यादा है। दोनों फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। ऊपर वाला जो फिगर है वो हमने बना रखा है बेलनाकार टाइप रोटर, तो इसमें बेलनाकार टाइप रोटर में क्या होता है, बेलनाकार, बेलनाकार है, जैसे बेलन होता है, लंबा लंबा होता है, पतला होता है, रोटी वाला बेलन, ठीक है, रोटी वाला जो बेलन होता है पतला पतला होता है पर लंबा होता है, उसी प्रकार से हमने बना रखा है इसको सैलिएंट यानी कि बेलनाकार टाइप रोटर, जिसमें लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है और व्यास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन जो सैलिएंट पोल रोटर होता है, जो सैलिएंट पोल रोटर है उसका जो व्यास है, व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई क्या होती है, कम होती है, यही चीज़ लिखी है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें, ऐसे पूछा जाएगा कि सिलेंड्रिकल पोल रोटर का व्यास क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, सैलिएंट पोल रोटर का व्यास कम होता है कि ज़्यादा होता है, ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सैलिएंट पोल रोटर का अच्छी लंबाई कम होती है कि ज़्यादा होती है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर की अच्छी लंबाई कम होती है कि ज़्यादा होती है। तो ये जो फिगर बताया हमने, ये फिगर बना लेना, इस फिगर को ध्यान में रख लेना, तुरंत आंसर निकल आएगा इसका, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं सैलिएंट पोल रोटर की, ठीक है। तो इस प्रकार के रोटर की जो अच्छी लंबाई, इस प्रकार के रोटर की जो लंबाई क्या होती है, कम होती है, देखा था अच्छी लंबाई कम होती है लेकिन व्यास अधिक होता है, व्यास हमने क्या बताया था, अधिक होता है, व्यास बोले चाहे त्रिज्या बोले, ठीक है, व्यास बोले चाहे त्रिज्या बोले, बात एक ही है। तो व्यास क्या होता है, अधिक होता है,
और इस प्रकार के रोटर में पोलों की संख्या, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलिएंट पोल टाइप रोटर जो होता है उसमें पोलों की संख्या कितनी होती है, 6 से 40 तक होती है। कितनी होती है, 6 से 40 तक होती है। तो इस प्रकार के रोटर में पोलों की संख्या जो होती है 6 से 40 तक होती है। और ये चलते समय क्या होते हैं, ये चलते समय अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। ये चलते समय अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। ये चलते समय क्या करते हैं, अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। और ये क्या होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है स्पीड, 375 से 1000 RPM होती है। इनकी स्पीड कम होती है, यानी कि 375 से 1000 RPM तक होती है। कितनी होती है, 375 से 1000 RPM तक होती है। अब देखो स्पीड कैसे कम हुई। अब ये भी लॉजिक रटने वाला नहीं है, समझने वाला लॉजिक है यार। देखो पोल इसमें कितने हैं, पोल इसमें 6 से 40 तक होते हैं, मतलब 40 पोल है। कोई भी मशीन हो, पोल अगर 40 कर दोगे, कोई भी मशीन है अगर उसमें 40 पोल है, मतलब भारी हो जाएगी मशीन। क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और भारी हो जाएगी तो मशीन की स्पीड रहेगी, स्पीड धीमी हो जाएगी। कोई भी जब भारी आदमी है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है पतले के कंपेयर में, ठीक है। तो देखो ये जो रोटर है हमारा, ये इस प्रकार का रोटर हमने बनाया था। इसमें सेल पोल, अच्छी लंबाई कम होती है और जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है। तो देखो, और जो सिलेंड्रिकल होता है वो देखो ऐसे होता है, लंबा टाइप का। तो ये देखो पतला है, यानी कि इसकी लंबाई ज़्यादा है और भार भी कम होता है। और इसमें जो बेलनाकार होता है, इसमें पोलों की संख्या होती है 2 से 4 होती है, ठीक है। जो बेलनाकार होता है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है उसमें पोलों की संख्या 2 से 4 ही होती है। और इसमें पोलों की संख्या क्या है, 6 से 40 होती है, मतलब 40 पोल है। तो भारी हो गई, भारी हो गई, ऊपर से इसका आकार भी क्या है, मोटा टाइप का है, छोटा आकार है। और भारी भी हो गया, भारी है और छोटा आकार भी है। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। किसके कंपेयर में, सिलेंड्रिकल पोल रोटर के कंपेयर में। समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो सैलिएंट पोल टाइप रोटर होता है इसमें पोलों की संख्या जो होती है 6 से 40 तक होती है। और ये चलते समय पोल ज़्यादा होंगे, जब पोल ज़्यादा होंगे तो शोर भी क्या होंगे, ज़्यादा उत्पन्न करेगा। पोल जब ज़्यादा है तो शोर भी क्या करेगा, ज़्यादा उत्पन्न करेगा। और इसकी स्पीड भी क्या होती है, कम होती है, यानी कि कितनी होती है, 375 से 1000 RPM तक होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 375 से 1000 RPM तक की इसकी स्पीड होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं, सैलिएंट टाइप रोटर का यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हाइड्रो अल्टरनेटर में, ठीक है। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जाता है, ठीक है। तो सैलिएंट पोल टाइप रोटर का यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर की बात करते हैं कि सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर क्या होता है। तो देखो क्या होता है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। तो इस प्रकार की, अब देखो सिलेंड्रिकल है यानी कि अच्छी लंबाई क्या है, ज़्यादा है, और व्यास क्या है, कम है। तो इस प्रकार के रोटर की जो अच्छी लंबाई होती है, अच्छी नहीं लिखा है, अच्छी ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। चूतिया थे पहले हम ना, इसलिए ऐसे लिखा था, ये अच्छी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो अच्छी लंबाई है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसकी जो अच्छी लंबाई अधिक होती है, परंतु व्यास क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल फिगर में समझा चुके हैं तुमको किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के रोटर की जो अच्छी लंबाई है वो, अब देखो ये सब चीज़ें फिगर ध्यान में रहेगा, तुरंत ये सब चीज़ें याद में आ जाएंगी तुरंत, ठीक है। तो इस प्रकार के रोटर की अच्छी लंबाई अधिक होती है, परंतु व्यास क्या होता है, हमारा कम होता है। और इस प्रकार के स्टेटर में जो पोलों की संख्या क्या होती है, 2 से 4 होती है। और पोलों की संख्या कम है तो शोर भी क्या करेंगे, कम उत्पन्न करेंगे, ठीक है। उस पोलों की संख्या कम है और लंबा अलग से ही है, अच्छी लंबाई भी ज़्यादा है तो तेज़ी से घूमेगा भी, पतला आदमी मतलब, ठीक है। तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब पोलों की संख्या 2 से 4 यानी भारी भी कम है, ठीक है, यानी कि रोटर जो है भारी भी कम है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के रोटर में पोलों की संख्या जो होती है हमारी 2 से 4 होती है। और चलते समय क्या होता है कि ये चलते समय कम शोर उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पोलों की संख्या क्या कम है। और पोलों की संख्या कम है यानी कि भारी मशीन, रोटर हमारा भारी कम है यानी हल्का है, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, अधिक होगी। स्पीड इसकी क्या होगी, अधिक होगी। कितनी होगी स्पीड इसकी,
इसकी स्पीड होती है 1500 से 3000 आरपीएम होती है। आरपीएम का फुल फॉर्म पता है ना, रेगुलेशन पर मिनट, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर की जो स्पीड होती है वो 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है। इसका यूज करा जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल टाइप रोटर है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका करते हैं स्टीम टरबाइन में करते हैं। कहाँ करते हैं, स्टीम टरबाइन की, स्टीम मतलब भाप से जो चलता है अल्टरनेटर, वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर तथा टर्बो अल्टरनेटर में करते हैं। कहाँ करते हैं, टर्बो अल्टरनेटर में करते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर का यूज कहाँ करते हैं, स्टीम टरबाइन और टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है, ठीक है। चलो हम लोग अब बात करते हैं अल्टरनेटर में विद्युत भाग बल की फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है। किसका सूत्र, फ्रीक्वेंसी। जितनी भी मशीनें हैं हमारे पास, ठीक है, पूरी आईटीआई में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। एफ बराबर पी एन अपॉन में 120, रट लो उसको, ठीक है। जितनी भी हमारी आईटीआई में जितने भी टॉपिक हैं मशीन के, सब में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सिंगल ही की है। क्या होता है, एफ बराबर पी एन अपॉन में 120। क्या होता है, एफ बराबर पी एन अपॉन में 120 होता है। पी क्या होते हैं, पोल, और एन क्या होती है, स्पीड, ठीक है। तो अल्टरनेटर में विद्युत भाग बल की फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बराबर पी एन अपॉन में 120। इसके बाद देखो एक्साइटर होता क्या है, इसके बाद बात करते हैं एक्साइटर क्या होता है। एक्साइट का मतलब होता है एक्साइट करने वाला। एक्साइट का मतलब क्या होता है, एक्साइट करने वाला, ठीक है। अब तुम चुपचाप मान लो बैठे हो, ठीक है, हमारे बगल में, ठीक है, और तुमको हमने चोटी काट ली, ठीक है, मतलब अंगूठे से, तो तुम क्या हो जाएगी, एकदम से एक्साइट हो जाओगे, ठीक है। और ज़्यादा तेज इसका काट ली, पता चले सामने वाले को थप्पड़ चढ़ने लगे, ठीक है। तो तुमको हमने क्या किया, एक्साइट किया। तुम न्यूट्रल की केस में बैठे थे, ठीक है। तुम सावधानी से बिल्कुल किस केस में बैठे, न्यूट्रल, कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। हम गए, हमने तुमको क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। मतलब तुम्हारे अपने मन से कुछ भी नहीं काम कर रहे थे, केवल बैठे थे न्यूट्रल के केस में, उदासीन थे। हम गए तुमको एक्साइट करने, यानी कि हम गए, तुम्हारी चोटी काटी और तुम एक्साइट हो गए, ठीक है, पूरा बदन तुम्हारा हिल गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, मशीनों में भी वही काम होता है। मशीन हमारी खुद काम नहीं कर रही है, जो मशीन हमारा खुद काम नहीं करता है, जो मशीनें हमारी खुद काम नहीं करती, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्साइटर का यूज करते हैं। अब याद रखना, एक्साइटर है तो एक्साइटर में किसका यूज करते हैं, डीसी विद्युत का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, डीसी विद्युत का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्साइटर में याद रखो, एक्साइट का मतलब होता है कि किसी मशीन को एक्साइट करना या फिर चालू करना। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है किसी मशीन को चालू करना, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या है कि एक्साइटर का मतलब है किसी मशीन को स्टार्ट करना। और हमेशा याद रखना, एक्साइटर में हमेशा कौन सी विद्युत का यूज करते हैं, डीसी विद्युत का यूज करते हैं, ठीक है। एक्साइटर में कौन सी विद्युत का यूज करते हैं, एक्साइटर में हम लोग डीसी विद्युत का यूज करते हैं। याद रखना है, एक्साइटर में कौन सी विद्युत का यूज करते हैं, एक्साइटर में हम लोग डीसी विद्युत का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्साइटर, यह एक प्रकार का छोटा डीसी शंट या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का छोटा डीसी शंट या डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, जो कि कहाँ लगा होता है, जो कि अल्टरनेटर की सॉफ्ट पर लगा होता है। अल्टरनेटर की सॉफ्ट पर लगा होता है, यानी अल्टरनेटर होगा, उसके अंदर में रोटर होगा, और ये रोटर किसके ऊपर होता है, सॉफ्ट के ऊपर होता है। डीसी मशीन का फिगर याद है ना, ठीक है। तो जो कि अल्टरनेटर की कहाँ लगा होता है, जो कि अल्टरनेटर की सॉफ्ट पर लगा होता है, कौन, एक्साइटर, ठीक है। तो एक्साइटर क्या होता है, एक्साइटर किसको एक्साइट करेगा, फील्ड को एक्साइट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो कहाँ पे उत्पन्न होगा, फील्ड में उत्पन्न होगा। चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तभी तुम्हारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो एक्साइटर जो होता है ये अल्टरनेटर की फील्ड को उत्तेजित करता है, ठीक है। एक्साइटर किसको उत्तेजित करता है, एक्साइटर का मतलब हिंदी नाम हो गया उत्तेजित,
ठीक है। तो एक्साइटर किसको उत्तेजित करता है? एक्साइटर जो होता है वो फील्ड को उत्तेजित करता है, यानी कि एक्साइट करने का कार्य करता है। ठीक है, एक्साइटर जो होता है वो फील्ड को उत्तेजित यानी कि एक्साइट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम करते हैं अल्टरनेटर का वर्गीकरण। ठीक है, अल्टरनेटर को बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है? तो अल्टरनेटर का वर्गीकरण। तो अल्टरनेटर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला हमारा क्या है? प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर का मतलब क्या होता है? घुमाने वाली के आधार पर, मतलब इसमें जो चीज़ें होंगी घूमने लायक होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला केस आता है हमारा प्राइम मूवर के आधार पर। ठीक है, अल्टरनेटर का वर्गीकरण यानी कि सबसे पहला पॉइंट है प्राइम मूवर के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? प्राइम मूवर के आधार पर। अब प्राइम मूवर के आधार के अंतर्गत कितने आते हैं? 3 आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। प्राइम मूवर के आधार पर कितने आते हैं? 3। एक होता है वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। देखो ये जो अल्टरनेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग के घर में जो विद्युत आ रही है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटर ही होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? डीसी ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, तो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, कौन सा अल्टरनेटर? वाटर टरबाइन अल्टरनेटर। ठीक है, कहाँ यूज होता है? देखो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डैम यानी कि बांध बनाते हैं, यानी कि पानी को हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। पानी को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। पानी को इकट्ठा करते हैं, इसके बाद हम ये पानी कहाँ छोड़ते हैं? अल्टरनेटर के पंखुड़ियों पे छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? अल्टरनेटर के पंखुड़ियों पे पानी छोड़ते हैं, तो अल्टरनेटर के जो पंख हैं वो हमारे क्या घूमेंगे? घूमना स्टार्ट कर देंगे। अल्टरनेटर के जो पंख हैं वो हमारा क्या करेंगे? घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्टरनेटर के पंख घूमना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसका कनेक्शन किससे? अल्टरनेटर से। तो हमारा अल्टरनेटर में क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं को काटना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के प्राइम मूवर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, यानी कि वाटर के माध्यम से अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा होता है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर। स्टीम यानी कि क्या? ऊष्मा, यानी कि भाप। भाप समझ लो, ऊष्मा गलत समझ लोगे तुम। स्टीम का मतलब हो गया भाप। ठीक है, तो भाप में क्या होता है? जैसे मान लो इसमें क्या होता है, इसमें पता है कैसे विद्युत उत्पन्न की जाती है? इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा टैंकर होता है, उस टैंकर में क्या होता है, हम लोग द्रव को, जो पानी होता है उसको उबालते हैं। पानी उबालेंगे तो हमारा भाप बनेगा। उस भाप को क्या करते हैं हम लोग? एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं, एक बर्तन पात्र होता है उसमें इकट्ठा करते हैं। अब उसको भाप को क्या करते हैं? एक छोटा सा छेद बनाते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से भाप निकलता है, तो प्रेशर से भाप निकलेगा तो वो पंखुड़ियों को घुमाएगा। पंखुड़ियों को घुमाएगा तो अल्टरनेटर में चुंबकीय बल रेखाएं कटना स्टार्ट हो जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं कटना स्टार्ट हो जाएंगी तो विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है हमारा ऑयल इंजन अल्टरनेटर। तो ऑयल इंजन अल्टरनेटर तो तुमने देखा है। ठीक है, जो गाँवों वगैरह में जो जनरेटर होता है उसी को बोलते हैं ऑयल इंजन अल्टरनेटर। ठीक है, तो सबसे सस्ता पूछा जाता है कि सबसे सस्ता कौन सा होता है? तो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर जो होता है वो सबसे सस्ता अल्टरनेटर होता है। क्यों? क्योंकि पानी का यूज हो रहा है उसमें, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बांध बना दिया और बांध बना दिया, पानी को इकट्ठा कर लिया तो हमारी बिजली उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे सस्ता कौन सा होता है, तो वाटर टरबाइन अल्टरनेटर सबसे सस्ता होता है। और सबसे महंगा कौन सा होता है? ऑयल इंजन अल्टरनेटर जो होता है वो सबसे महंगा होता है। डीजल वगैरह डालते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो डीजल डालते हैं, तो डीजल को, ये डीजल है, ये डीजल क्या हो गई? यांत्रिक ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो ये जो मेथड होता है, ठीक है, ऑयल इंजन अल्टरनेटर, ये सबसे महंगा होता है, लेकिन सबसे जल्दी विद्युत देने वाला भी होता है। क्या होता है? तेल डाला, हाथ से घुमाया, जनरेटर स्टार्ट हो गया, बत्ती आ गई। ठीक है,
तो सबसे जल्दी भी उत्पन्न करने वाली विद्युत होती है, किसके अंतर्गत मिलती है? ऑयल इंजन अल्टरनेटर के अंतर्गत मिलता है। किसके अंतर्गत मिलता है? ऑयल इंजन अल्टरनेटर के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, ऑयल इंजन अल्टरनेटर के अंतर्गत मिलता है। तो सबसे महंगा और सबसे जल्दी विद्युत देने वाला होता है। क्या होता है? सबसे महंगा और सबसे जल्दी विद्युत देने वाला होता है ये। ठीक है, तो प्राइम मूवर यानी कि घुमाने वाले के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, दूसरा होता है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, और तीसरा हमारा होता है ऑयल इंजन अल्टरनेटर। ठीक है, अब देखो ये हमारा होता है पहला पॉइंट था प्राइम मूवर के आधार पे। किसके आधार पे? प्राइम मूवर के आधार पे 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा घूमने वाले भाग के आधार पे। किसके आधार पे? घूमने वाले भाग के आधार पे। तो देखो हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आर्मेचर और एक होता है फील्ड। एक क्या होता है? एक होता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर मतलब कि रोटर। आर्मेचर का मतलब रोटर। और दूसरा होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि फील्ड की बात करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस 2 मेथड होता है इसमें। ये तो आर्मेचर घूमेगा। ठीक है, जिस मशीन में आर्मेचर घूमेगा तो उसमें हमारा जो फील्ड है वो स्थिर रहेगा, और जिसमें हमारा फील्ड स्थिर रहेगा उसमें हमारा आर्मेचर घूमेगा, और जिसमें आर्मेचर स्थिर रहेगा उसमें फील्ड घूमेगा। ठीक है, तो देखो हमको सबसे ज़्यादा विद्युत कब मिलेगी? जब फील्ड घूमेगा। ठीक है, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमता है तो सबसे ज़्यादा विद्युत हमको मिलती है। ठीक है, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमता है तो हमको सबसे ज़्यादा विद्युत मिलती है। तो देखो घुमाने वाले भाग के आधार पे 2 प्रकार के हमारा होता है। घुमाने वाले भाग के आधार पे, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला पॉइंट कि रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, यानी कि घुमाने वाले भाग के आधार पे सबसे पहला आता है, ये काले पेन से लिखना, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? इसके अंतर्गत पहला आता है रोटेटिंग। इसको काले जो हमने रेड पेन में किया है ना, इसको ब्लैक पेन से लिखना, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, अब डैश करके हिंदी में लिखना आप, मतलब कि नीले पेन से। जितने भी छोटे जनरेटर होते हैं, जितने भी छोटे जनरेटर होते हैं, मतलब 650 वोल्ट के जनरेटर, यानी कि 650 वोल्ट तक। ठीक है, 650 वोल्ट तक जितने भी जनरेटर होते हैं वो कौन से जनरेटर होते हैं हमारे? उसमें क्या होती है? रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर होता है। कौन सा होता है? रोटेटिंग टाइप अल्टरनेटर। रोटेटिंग मतलब घूमना। कौन घूम रहा है? आर्मेचर। यानी कि इसमें आर्मेचर जो होगा वो क्या करेगा? घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा तो जो फील्ड होगा हमारा क्या होगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, तो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर जो होते हैं, तो छोटे जनरेटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, तो जितने भी छोटे जनरेटर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर होते हैं। ये कितने वोल्ट के बनाते हैं? ये 650 वोल्ट तक के जनरेटर होते हैं। ठीक है, तो सभी रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर होते हैं। ठीक है, यानी 650 वोल्ट तक के जितने भी जनरेटर होते हैं वो कैसे होते हैं? रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर होते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा आर्मेचर घूमता है। ठीक है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर में क्या होता है कि आर्मेचर हमारा क्या करेगा? घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा, और जो फील्ड है हमारा यानी चुंबकीय क्षेत्र वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहता है। स्थिर रहता है मतलब कि क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखो 650 वोल्ट तक की है, तो आर्मेचर घूम रहा था, तो हमने तुमको अभी स्टार्टिंग में बताया कि आर्मेचर अगर घूमेगा तो कम वोल्टेज उत्पन्न होता है, लेकिन जब हमारा फील्ड घूमता है, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, तब हमको ज़्यादा विद्युत मिलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। दूसरा पॉइंट आता है हमारा रोटेटिंग फील्ड टाइप। दूसरा कौन सा आता है? रोटेटिंग फील्ड टाइप। तो इसमें क्या होगा
कि जितने भी बड़े जनरेटर हैं, 650 वोल्ट के ऊपर जितने भी जनरेटर होते हैं, 650 वोल्ट के ऊपर जितने भी जनरेटर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? रोटेटिंग फील्ड टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? रोटेटिंग फील्ड टाइप होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? रोटेटिंग फील्ड टाइप होते हैं। तो सभी बड़े जनरेटर यानी कि 650 वोल्ट के ऊपर जितनी भी होती है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा क्या जो नाम से क्लियर है, रोटेटिंग फील्ड, मतलब कि फील्ड हमारा रोटेट करेगा। तो इसमें कौन रोटेट करेगा? फील्ड हमारा रोटेट करेगा। और आर्मेचर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। आर्मेचर क्या रहेगा? स्थिर। और फील्ड रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब जो हमारा विद्युत भागबल है वो भी क्या होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो देखो, विद्युत भागबल 650 वोल्ट के ऊपर जितने भी जनरेटर हैं हमारे कौन से जनरेटर होते हैं? रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर होते हैं। ठीक है, 650 वोल्ट के ऊपर जितने भी जनरेटर होते हैं हमारे कौन से होते हैं? रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर होते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। ठीक है, फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। तो फेज की संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल फेज अल्टरनेटर और एक होता है हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर। ठीक है, तो फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर का जो वर्गीकरण है, तो फेज की संख्या के आधार पर जो अल्टरनेटर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल फेज अल्टरनेटर और दूसरा होता है थ्री फेज अल्टरनेटर। ठीक है, एक तो होता है हमारा सिंगल फेज अल्टरनेटर और दूसरा हमारा होता है थ्री फेज अल्टरनेटर। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट हमारा आता है किसके आधार पर? उत्तेजना विधि के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। ठीक है, चौथा पॉइंट कौन सा आता है? उत्तेजना के आधार पर, उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना विधि के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। उत्तेजना के बारे में तो तुमको पता ही है, दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, पढ़ा था तुमने, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पढ़ा था। इसके बाद तुमने पढ़ा था सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, डीसी जनरेटर में पढ़ा था। सेम यहाँ पे चीज़ें, सेम बिल्कुल चीज़ें यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर, सेपरेटली एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड मतलब हमको इसकी फील्ड को एक्साइट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसकी फील्ड को क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा। तो वे अल्टरनेटर जिनकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए बाहर से परमानेंट डीसी सप्लाई जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसकी फील्ड को एक्साइट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होते हैं? वे जनरेटर जिनकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए बाहर से हम लोग डीसी सप्लाई को जोड़ते हैं। तो वो जनरेटर जो होते हैं हमारे, वो जो अल्टरनेटर होते हैं कौन से होते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर कहलाते हैं। कौन से अल्टरनेटर कहलाते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर कहलाते हैं, यानी पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। कौन सा आता है? सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर यानी कि स्व उत्तेजित अल्टरनेटर। दूसरा कौन सा आता है? स्व उत्तेजित अल्टरनेटर यानी कि सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर आता है। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड पता ही तुमको, इसमें क्या होता है कि कंपनी में जब बनाया जाता है तो पहले से हम लोग पोल में क्या कर देते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण प्रदान कर देते हैं, यानी कि चुंबक का कुछ ना कुछ गुण उसमें रहता है। तो उसमें जैसे भी इलेक्ट्रिक पास होती है तो खुद ही ऑटोमेटिक क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय बल रेखाओं उत्पन्न कर देता है। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर यानी कि पहले से हम लोग इसमें डीसी उत्पन्न होती है, यानी कि इसकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए बाहर से डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके पोलों पे पहले से हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व बना रहता है। तो सेल्फ एक्साइटेड मतलब अपने आप का अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अपने आप अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है, डीसी सप्लाई को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, इसमें हम लोग बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं, तब जाके कहीं अल्टरनेटर ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल की संरचना के अनुसार अल्टरनेटर का वर्गीकरण। पोल की संरचना के अनुसार अल्टरनेटर का वर्गीकरण, इसको तो तुम पढ़ ही चुके हो, बड़े बाकायदे से बता चुके हैं, अभी डिटेल में तुमको
कि पोल की संरचना के अनुसार अल्टरनेटर का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। एक होता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर और एक होता है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। इसके बारे में बता चुके हैं, सैलिएंट पोल टाइप रोटर क्या होता है और सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर क्या होता है, डिटेल में पढ़ा रही हम लोगों ने। इसके बाद हम बात करते हैं पिच फैक्टर की। किसकी बात करते हैं हम लोग, पिच फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, पिच फैक्टर यानी कि कॉइल स्पैन फैक्टर। पिच फैक्टर बोलो या फिर क्या बोलो, कॉइल स्पैन फैक्टर बोलो। तो देखो, कॉइलों के बीच दूरियां स्थापित करके जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसे पिच फैक्टर या फिर कॉइल स्पैन फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारी कॉइल है, ये कॉइल ये है। ठीक है, तो कॉइलों के बीच में दूरियां स्थापित करके, इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, कॉइलों के बीच दूरियां स्थापित करके जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसके बीच में जो वाइंडिंग स्थापित की जाएगी उसी को बोलते हैं हम लोग पिच फैक्टर या फिर क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी कोटेलिया सर की थ्योरी पढ़ाएंगे, उस पर पिच फैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, फिगर कैसे होता है वो भी उसमें डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो कॉइलों के बीच दूरियां स्थापित करके जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसे क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर या फिर कॉइल स्पैन फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि बताओ पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है। तो पिच फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जो पूछने लायक चीज़ें ये कि पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है, तो पिच फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जिस प्रकार से पावर फैक्टर का मात्रक होता है, कुछ नहीं होता है। फैक्टर जुड़ गया, कौन सा शब्द जुड़ गया, फैक्टर। फैक्टर जुड़ गया तो इसका मतलब कोई भी मात्रक नहीं होगा, मात्रक विहीन राशि होगी वो। कैसी राशि होगी, मात्रक विहीन राशि होगी, क्योंकि फैक्टर जुड़ गया। फैक्टर का मतलब ये हो गया कि मात्रक विहीन कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो उसी प्रकार से पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है, पिच फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, पिच फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता है। और इसका अधिकतम मान कितना होता है, एक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि चाहिए बताओ कि पिच फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है, एक होता है। एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा, एक से कम हो सकता है, लेकिन अधिकतम मान अगर पूछेगा पिच फैक्टर का अधिकतम मान हमेशा एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, देखो ज़रा। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, इसमें अल्टरनेटर की स्टेटर, इसमें जो होता है, इसमें अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग, यानी कि स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग। तो इसमें अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग को एक फेज की वाइंडिंग को, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान दो क्योंकि इसमें कुछ छुपा हुआ है पोर्शन। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग को एक फेज की वाइंडिंग को एक खांचे में स्थापित नहीं किया जाता है, एक खांचे में स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि उसे अलग अलग खांचों में स्थापित किया जाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो देखो स्टेटर वाइंडिंग को मतलब जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग मतलब जो तारें होती हैं, ठीक है, एक फेज की वाइंडिंग को एक खांचे में स्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज अल्टरनेटर होता है और थ्री फेज अल्टरनेटर होता है। सिंगल फेज मतलब उसमें केवल हमारी कितनी तारें होंगी, दो तारें होंगी, और थ्री फेज मतलब हमारी तीन तारें होंगी। ठीक है, क्योंकि सिंगल फेज का मतलब ये ना सोचना कि सिंगल लिखा है तो एक तार होगी, क्योंकि एक फेज और एक न्यूट्रल जरूर होगा, इसलिए सिंगल फेज में दो तारें और थ्री फेज में तीन तारें होती हैं। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग को एक फेज की वाइंडिंग को एक ही खांचे में स्थापित नहीं किया जाता है। मतलब जो फेज होते हैं हमारे, जैसे थ्री फेज है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक ही खांचे में स्थापित करें। ठीक है,
अलग अलग खाँचों में इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें अल्टरनेटर की स्टार्टर वाइंडिंग को एक फेज की वाइंडिंग को एक ही खाँचे में स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अलग अलग खाँचों में स्थापित किया जाता है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में पूछने वाली चीज़ क्या है, ये सब तो बकवास चीज़ें लगी हैं, ठीक है। थ्योरी नहीं पूछेगा कभी भी, ये पूछेगा क्या, ये पूछेगा अच्छा ये बताओ कि जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है, मतलब पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मात्रक क्या होता है। तो ये भी हमारा क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर लगा होने के कारण इसका भी कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। पूछ लेगा जब ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान है वो हमेशा एक से क्या होगा, कम होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान होता है वो हमेशा हमेशा एक से कम ही होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान होता है वो हमेशा एक से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान होता है वो हमेशा एक से कम होता है, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है 4.44 5 Ft Kp/kt। क्या होता है, अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है, यानी जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो हमारा ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है 4.44 5 Ft क्या होता है, 4.44 5 Ft अब देखो फाई क्या होता है, फाई हमारा होता है फ्लक्स, फ्लक्स किस में होता है, वेबर में होता है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है, हमारी हर्ट्ज में नापी जाती है। टी क्या होता है, टर्नों की संख्या, क्या होता है, टर्नों की संख्या, जो कॉइल के टर्न होते हैं वो होता है टी। टी क्या होता है, टर्नों की संख्या होती है। और के पी क्या है, के पी, के पी, पी का मतलब हो गया पिच फैक्टर, तो के पी क्या है, पिच फैक्टर। और के डी, के डी, डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो के डी हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 4.44 5 Ft Kp/kt होता है, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर पता ही तुमको कि फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, 1.11 होता है, 1.11 होता है। इसी में देखो 4 का मल्टीप्लाई कराया है तभी हमारा क्या हो गया, 4.44 हो गया है, ठीक है। तो ये जितने भी मल्टीपल होते हैं 1.11 के गुणन फल पे ही चलते हैं, ठीक है, इसके गुणक पे ही चलता है। तो 1.11 में 4 का गुणा कराया, फॉर्म फैक्टर में 4 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आ गया 4.44 Ft, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर कहाँ होता है हमारा, फॉर्म फैक्टर होता है एसी, एसी में होता है। तो देखो एसी के हमारा बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, एसी का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो अभी 4 का मल्टीपल क्यों कराया, जैसे हमारा एक तरंग थी, ठीक है, मतलब एक हमने 2 चक्कर लग गया मान लो, तो देखो हमारे कितने जगह पे काट रही है रेखा है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आया है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें नहीं याद रखने लायक है, केवल ये चीज़ें याद रखनी है तुमको कि अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर 4.445 Ft/Kp/kt, ठीक है। और ये Kp/kt क्या है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले में देखो ये हमारा क्या कांस्टेंट कट जाएगा, टर्नों की संख्या भी कांस्टेंट है, Kp/kt ये भी फैक्टर है, मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हमारा ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 5F के, ठीक है। तो देखो ई जो है वो प्रोपोर्शनल है 5F के, ई प्रोपोर्शनल है 5F के, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये बताओ अल्टरनेटर में, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाए, अल्टरनेटर में अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाए तो अल्टरनेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, तो यार बढ़ जाएगा, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल क्या है, एफ के। तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से पूछिएगा, अच्छा बताओ अगर फ्लक्स का मान कम कर दिया जाए तो अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ई किसके प्रोपोर्शनल है, 5 के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग की बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं, अल्टरनेटर की रेटिंग की बात करते हैं कि जो रेटिंग है वो हमारी अल्टरनेटर में किस में दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करते हैं, अल्टरनेटर की रेटिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दो ऐसी मशीनें हैं जिनकी रेटिंग क्या होती है, केवीए और एमवीए में की जाती है, चाहे अल्टरनेटर पूछे या फिर ट्रांसफार्मर पूछे। ठीक है, याद रखना दोनों चीज़ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम्हारा अल्टरनेटर पूछे चाहे हमारा ट्रांसफार्मर पूछे। तो वो अल्टरनेटर है वो भी हमारा क्या है, एसी मशीन है, यानी कि एसी जनरेटर है। और ट्रांसफार्मर होता है वो भी हमारा किस पे उत्पन्न होता है, वो भी हमारा किस पे काम करता है, एसी पर ही काम करता है। ठीक है, वो भी किस पे काम करता है, हमारा एसी पर ही काम करता है। ठीक है, तो देखो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दो ऐसी मशीनें हैं जिनकी रेटिंग किस में की जाती है, केवीए और एमवीए में की जाती है। ठीक है, तो पूछ लेगा क्वेश्चन, ये बताओ अल्टरनेटर की रेटिंग किस में की जाती है, यानी अल्टरनेटर को किस में नापा जाता है, अल्टरनेटर को केवीए या एमवीए में नापते हैं, किस में नापते हैं, केवीए या फिर एमवीए में नापा जाता है। केवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए का फुल फॉर्म हो गया। एमवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमवीए का फुल फॉर्म होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, एमवीए एमवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगा वोल्ट एम्पियर। और केवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, क्योंकि इन मशीनों का खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, इन मशीनों का खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। ये किस पे निर्भर करते हैं, लोड के पावर फैक्टर पे निर्भर करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करते हैं। अगर इनका लोड अगर रेजिस्टेंस है, अगर इनका लोड रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिव लोड होगा उसमें, तो रेजिस्टिव लोड में कौन सा पावर फैक्टर होगा, तब हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा इकाई पावर फैक्टर हो जाएगा। अगर लोड हमारा कैपेसिटिव है, अगर लोड हमारा कैपेसिटिव है तो कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, यानी कि अग्रगामी पावर फैक्टर हो जाएगा। अगर लोड हमारा क्या है, इंडक्टिव है, अगर लोड हमारा इंडक्टिव है तो कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा पश्चगामी, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। तब कौन सा पावर फैक्टर हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि पश्चगामी पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ तो तुमको एसी थ्योरी से पता ही है कि के डब्ल्यू बराबर के बी इंटू कॉस फाई कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो अल्टरनेटर का वर्गीकरण के बारे में बताया कि मतलब अल्टरनेटर में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, इसको ना भी नोट करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताया गया कि वोल्टेज होता है, स्पीड होता है, फेज होता है, केवी होता है, फ्रीक्वेंसी, ये सब बताया गया कि ये सब चीज़ें यूज होती हैं अल्टरनेटर के अंतर्गत, ये टर्म यूज होते हैं। जिसको तुम ना भी लिखना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जिस प्रकार से तुमने भी पढ़ा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा सारी मशीनों के लिए, उसी प्रकार से सारी मशीनों के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, वी आर बराबर था वी एन एल माइनस का वी एफ एल अपॉन में वी एफ एल इंटू 100। इसको याद करने का ट्रिक यही है कि जो यहाँ पे लास्ट है वही बटे में है, जो यहाँ पे लास्ट होता है वही यहाँ पे क्या होता है, बटे में होता है। याद करने का ट्रिक है ये। ठीक है, ट्रिक क्या है, मतलब याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभार बड़ा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे लिख देगा ऐसे ऑप्शन में वी एफ एल माइनस का वी एन एल अपॉन में वी एफ एल, इस प्रकार से लिख देगा तो कन्फ्यूजन हो जाता है, या फिर वी एन एल लिख देगा तब भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रख लो कि लास्ट वाले में हमेशा क्या है, वी एफ एल है। ठीक है, हमेशा लास्ट वाले में क्या है, वी एफ एल, तो बटे में भी क्या है, वी एफ एल है। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, वोल्टेज रेगुलेशन में अपॉन में होता है वी एफ एल, अपॉन में वी एफ एल होता है यानी कि फुल लोड, और इधर बगल में भी लास्ट में क्या होता है, वी एफ एल होता है। ठीक है, एन एल का मतलब होगा नो लोड पर वोल्टेज, और एफ एल का मतलब होता है फुल लोड पर वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज नियामक या वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है वी एन एल माइनस का वी एफ एल अपॉन में वी एफ एल इंटू 100 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण की बात करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन। किसकी बात करते हैं, अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ाया था तुमको हमने पहले, कि जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, तो जैसे कि जब ट्रांसफार्मर कमज़ोर हो जाता है, यानी कि कमज़ोर का मतलब है यहाँ पे
कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है कम वोल्टेज को उत्पन्न कर रहा है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कम वोल्टेज को उत्पन्न कर रहा है। तो हमारा ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब कि हम ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। और किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाते थे, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि हमारा अल्टरनेटर है, उसी प्रकार से हमारा क्या है? अल्टरनेटर है। तो उसी प्रकार से हमारा अल्टरनेटर है, और अल्टरनेटर भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। मान लो सिंगल अल्टरनेटर है, ठीक है, हमारा एक अल्टरनेटर है और वो जो अल्टरनेटर है हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जो हमारा अल्टरनेटर है वो हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। तो उस अल्टरनेटर को सही से काम करने के लिए हम एक दूसरा अल्टरनेटर इसी के पैरेलल में लगाते हैं। एक दूसरा अल्टरनेटर जो है इसी के पैरेलल में यानी कि समांतर में लगाते हैं। तो अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, कौन सा नाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन। तो अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन। तो देखो हमारे ये पहले अल्टरनेटर था, मान लो, ठीक है, ये जो अल्टरनेटर था ये हमारा पहले अल्टरनेटर था, ये वाला 5 kVA का अल्टरनेटर था पहले। बाद में जो अल्टरनेटर है इसी के पैरेलल में चला रहे हैं 10 kVA का अल्टरनेटर जो हम पैरेलल में चला रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारा लोड जो था 5 kVA का जो था अल्टरनेटर, वो हमारा लोड नहीं ले पा रहा था। तो हमने क्या किया कि इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर ले लिया और इसी के पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक हमने 10 kVA का ट्रांसफार्मर लिया और इसी के कहाँ लगा दिया? इसी के पैरेलल में हमने लगा दिया, इसी के पैरेलल में लगा दिया। 3 तारें होती हैं 3 फेज, है ना, RYB, रेड, येलो और, ठीक है, ब्लू, ठीक है, RYB, ठीक। तो देखो समान फेज में जुड़ा है। देखो इसका, देखो इसमें देखो 3 फेज के लिए तार लगी है, इसमें भी 3 फेज के लिए तार लगी है। पहला देखो किसके साथ जुड़ा है? ब्लू के साथ, तो इसका भी पहला ब्लू के साथ, ठीक है। दूसरा वाला येलो के साथ जुड़ा हुआ तो दूसरा वाला येलो के साथ इसमें भी जुड़ा है। तीसरा हमारा रेड के साथ जुड़ा है तो इसमें भी तीसरा रेड के साथ जुड़ा है, समान फेज में जुड़ा है, ठीक है। जो मशीन, जो अल्टरनेटर पहले से हमारा होता है, जो अल्टरनेटर हमारा पहले से ठीक है उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं रनिंग, यानी कि पहले से काम कर रहा है। जो आने वाला होता है नया अल्टरनेटर, जो उसको हम लोग पैरेलल में चलाते हैं, यानी वो हमारा प्रवेश करना नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकमिंग अल्टरनेटर बोला जाता है। तो अल्टरनेटर का तुल्यकाली यानी सिंक्रोनाइजेशन, ये फिगर बना लेना इस प्रकार से, ये रनिंग मशीन है और ये हमारी इनकमिंग अल्टरनेटर है, ठीक है। अब देखो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाने की जो प्रक्रिया उसी को क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में अगर चलाते हो, दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में अगर चलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। वो हमारा जो मशीन पहले से चल रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग मशीन, ठीक है। जो मशीन हमारी पहले से चल रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग मशीन। तथा जो मशीन बाद में आती है उसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग मशीन, ठीक है। तथा जो मशीन बाद में आती है उसको हम लोग कौन सी मशीन बोलते हैं? इनकमिंग मशीन बोलते हैं। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि मान लो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, दूसरा अल्टरनेटर हमारा पैरेलल में लगेगा, तो सिंक्रोनाइजेशन करने की कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन करने की कुछ हमारी शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं? कि जो इनकमिंग मशीन है, यानी कि जो दूसरा वाला अल्टरनेटर पैरेलल में लेके आ रहे हो, ठीक है,
तो इनकमिंग मशीन का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो रनिंग मशीन के टर्मिनल वोल्टेज के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि दोनों, कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि दोनों अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों अल्टरनेटरों का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कैसा होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए। दोनों अल्टरनेटरों का टर्मिनल वोल्टेज हमारा कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इन रनिंग और इनकमिंग यानी कि दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इनकमिंग मशीन का फेज क्रम यानी RYB और रनिंग मशीन के फेज क्रम यानी RYB के समान में होता है। देखो, जो हमने तारें जोड़ी थी समान फेज में जोड़ी थी, जो तारें रनिंग मशीन की तारें जिसमें जोड़ी थी वही तार हमने इनकमिंग मशीन की तार भी RYB में जोड़ा था। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इनकमिंग मशीन का फेज क्रम और रनिंग मशीन के फेज क्रम दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन दोनों मशीनों के प्रति केवीए का इम्पीडेंस क्या होता है, समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों मशीनों के प्रति केवीए इम्पीडेंस का जो मान है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दोनों मशीनों के प्रति केवीए इम्पीडेंस का मान कैसा होता है, समान होना चाहिए। दोनों मशीनों के प्रति केवीए इम्पीडेंस का मान समान होना चाहिए। अब देखो, ये तुल्यकालीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन करने की कुछ विधियाँ होती हैं। ठीक है, तुल्यकालीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन करने की कुछ विधियाँ होती हैं। तो पहली विधि होती है डार्क लैंप विधि। पहली विधि कौन सी होती है, डार्क लैंप विधि होती है। और दूसरी विधि कौन सी होती है, ब्राइट लैंप विधि। ठीक है, पहली विधि होती है डार्क लैंप विधि, दूसरी विधि होती है ब्राइट लैंप विधि, और तीसरी विधि होती है डार्क और ब्राइट लैंप विधि। तीसरी विधि कौन सी होती है, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि होती है। और चौथी विधि कौन सी होती है, सिंक्रोस्कोप विधि होती है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन करने की 4 विधियाँ होती हैं। सिंक्रोनाइजेशन करने की कितनी विधियाँ होती है, 4 विधियाँ होती हैं। सबसे पहली होती है डार्क लैंप विधि, दूसरी होती है ब्राइट लैंप विधि, तीसरी होती है डार्क और ब्राइट लैंप विधि, और चौथी होती है हमारी सिंक्रोस्कोप विधि होती है। ठीक है, तो वही चीज़ देखो बना हुआ है हमारा इस प्रकार से। यह रनिंग मशीन होगी, ये हमारी इनकमिंग मशीन होगी। ये देखो लैंप लगाए हमने, ये देखो जो इनकमिंग मशीन है उसमें क्या लगा दी है, देखो लैंप लगा हुआ है। लैंप का सिंबल ये होता है, ये होता है लैंप का सिंबल। ठीक है, तो देखो लैंप लगाए हुए हैं, सारे फेज में हमने लैंप लगाए हैं। तो देखो डार्क लैंप विधि में क्या होता है, इसमें सारे बल्ब क्या होते हैं, जलते नहीं, सारे बल्ब क्या होते हैं, बंद होते हैं डार्क लैंप विधि में। नाम से क्लियर है अंधेरा। ठीक है, तो डार्क लैंप विधि में क्या होता है, सारे बल्ब अगर हमारे नहीं जल रहे, सारे बल्ब फ्यूज है, इसका मतलब हमारी जो क्रिया है वो सही है, यानी हमारा अल्टरनेटर सही है वो। ठीक है, तो डार्क लैंप विधि में क्या होता है, सारे बल्ब नहीं जलते। अगर कोई दोष होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई एक बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब उस मशीन में कुछ ना कुछ अल्टरनेटर में गड़बड़ है। ठीक है, दूसरा होता है ब्राइट लैंप विधि। इसमें क्या होता है, सारे बल्ब जलेंगे। तो ब्राइट लैंप विधि में क्या होता है, सारे बल्ब जलते हैं। ठीक है, इसके बाद डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि जो होती है, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि, इसका मतलब डार्क कुछ डार्क होंगे और कुछ मतलब डार्क कुछ जलेंगे नहीं, और ब्राइट का मतलब इसका मतलब कुछ जलेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक युगल लैंप जो होता है डार्क होता है, एक युगल मतलब जोड़ा। ठीक है, तो देखो ये 3 जोड़े बने। ठीक है, तो एक युगल जलेगा और 2 युगल नहीं जलेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि में क्या होता है, एक युगल लैंप कैसा होता है, डार्क होता है, मतलब नहीं जलता है। ठीक है, और 2 युगल लैंप क्या होते हैं, जलते हैं। या फिर क्या होता है, 2 युगल लैंप क्या होते हैं, डार्क होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, इस युगल के आगे लिखा है 2 युगल लैंप। ठीक है, यानी कि 2 युगल लैंप डार्क
तथा एक युगल लैंप ब्राइट होता है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। या तो 2 युगल लैंप ब्राइट हो सकते हैं, या फिर एक युगल लैंप ब्राइट होगा तो 2 युगल लैंप क्या होंगे, डार्क होंगे, ठीक है। अब देखो सिंक्रोस्कोप मेथड क्या होता है, ठीक है। सिंक्रोस्कोप मेथड, सिंक्रोस्कोप, ठीक है, मेथड। तो इसमें 2 फेज की मोटर होती है। इसमें कितने फेज की मोटर होती है, 2 फेज की मोटर होती है, जिसका उपयोग जो है सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सिंक्रोस्कोप मोटर मेथड क्या होता है, सिंक्रोस्कोप मेथड क्या होता है कि इसमें 2 फेज की मोटर होती है। कितने फेज की होती है, 2 फेज की मोटर होती है, जिसका उपयोग सिंक्रोनाइजेशन में किया जाता है। अब देखो ये जो क्रिया है ना हमारी, ये जो क्रिया है इनकमिंग मशीन और आउटपुट मशीन की, इसको किस प्रकार से इसमें लोड शिफ्ट करते हैं, वो चीज़ है कि लोड शिफ्ट करना। क्या शिफ्ट करना, लोड शिफ्ट करना। किस प्रकार से लोड शिफ्ट करते हैं, तो देखो इनकमिंग मशीन का सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, ठीक है। इनकमिंग मतलब जो नई समांतर क्रम में जो चला रहे थे ना, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे थे ना, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे थे, यानी समांतर क्रम में जब चला रहे थे, तो इनकमिंग मशीन का सिंक्रोनाइजेशन, इनकमिंग मशीन का सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद इनकमिंग मशीन का सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद उस पर लोड डालने से पहले रनिंग मशीन के, ठीक है, रनिंग मशीन के फील्ड एक्साइटन FILD फील्ड एक्साइटेशन के मान को धीरे धीरे घटाया जाता है तथा इनकमिंग मशीन के फील्ड एक्साइटेशन के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। क्या कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लो ये एक मशीन इधर थी, ये एक मशीन इधर थी, ये इनकमिंग मशीन थी, सॉरी ये रनिंग मशीन थी, ठीक है। ये कौन सी मशीन थी, रनिंग, ठीक है, और ये कौन सी थी, इनकमिंग। तो क्या कह रहा है कि जो इनकमिंग वाली मशीन है, इनकमिंग मशीन का सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद उस पर लोड डालने से पहले, यानी कि इस पर लोड डालने से पहले हम लोग क्या करते, रनिंग मशीन का जो फील्ड एक्साइटेशन का मान है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि हमको ये रनिंग मशीन हटानी है, हमको जो रनिंग मशीन है उसको हटाना है। तो इसके फील्ड एक्साइटेशन के मान को क्या करेंगे, इसके फील्ड एक्साइटेशन के मान को धीरे धीरे घटाएंगे, ठीक है। तथा इनकमिंग मशीन है, इसके फील्ड एक्साइटेशन के मान को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करता है कि फिर रनिंग मशीन के फ्यूल की मात्रा को धीरे धीरे कम किया जाता है। ये जो रनिंग मशीन है इसकी, ये रनिंग जो मशीन है इसकी फ्यूल की मात्रा, यानी ईंधन को धीरे धीरे कम किया जाता है, और जो इनकमिंग मशीन है उसके ईंधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इस प्रकार से हम लोग रनिंग मशीन का अल्टरनेटर उसको अलग कर देते हैं, और हमारा कौन सा काम करने लगता है, इनकमिंग मशीन का अल्टरनेटर काम करने लगता है, ठीक है। तो फिर रनिंग मशीन के फ्यूल की मात्रा को धीरे धीरे कम किया जाता है, और इनकमिंग मशीन की फ्यूल की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा अल्टरनेटर की थ्योरी थी, अपनी कॉपी वाली, ठीक है। जो हमने बनाए थे नोट्स वो वाले हैं। अब हम कौटिल्य सर वाली पढ़ाएंगे, अल्टरनेटर की थ्योरी, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये थ्योरी बड़े काम की चीज़ है। इसके बाद हम लोग कौटिल्य सर की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, चलो बाय।